तो दोस्तों आपको काफी लंबे समय से कुछ चीजें सुनने के लिए लगातार मिल रही होंगी और वो ये थी कि देखिए ब्रिक्स सम्मेलन में भारत और चाइना दोनों को पहुंचना था। दोनों को इस समय अमेरिका से परेशानी है। इसके अलावा ये ब्रिक्स सम्मेलन रशिया में होना है जो कि तीसरा देश है जिससे अमेरिका से प्रॉब्लम है। और ऐसी परिस्थिति में एक बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए रशिया द्वारा भारत चाइना को साथ लाया गया और साथ लाने के लिए चूंकि जो कंडीशंस रखी गई थी भारत द्वारा कि एलएसी के ऊपर जो भी टेंशन है उसे सॉल्व किया जाए पहले, उसके बाद ही साथ आना संभव होगा। तो इन सब मुद्दों को मिला जुलाकर रशिया के प्रयासों के बाद भारत और चीन के बीच में वार्तालाप करवाई गई और डिसएंगेजमेंट की प्रक्रियाएं शुरू करवाई गई। तो क्या इसके पीछे वास्तविकता एक्चुअली इतनी ही है? और क्या इस तरह की बातें जो लगातार सुनने के लिए मिल रही है कि भारत पहला ऐसा देश बना है जिसके खिलाफ चाइना आगे बढ़ा लेकिन उसे वापस जाना पड़ा, क्या भारत के अलावा आज तक किसी अन्य देश ने इस तरह की कार्रवाई नहीं की थी कि चाइना को पीछे धकेला गया हो? और इस समय क्या खबर निकल कर आ रही है डेपचोंग और डेमचोक से, इन सब चीजों को लेकर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। डेफिनेटली इसमें कुछ ऐसी चीजें आपको जानने के लिए मिलेंगी जो आपको शायद आज से पहले नहीं पता थी, तो वीडियो को एकदम अंत तक जरूर देखते रहिएगा। तो सबसे पहले तो आप ये खबर जान लीजिए, सीधे आज तक की तरफ से बताया ये जा रहा है कि डेपसोंग और डेमचोक इन दोनों ही जगहों पर जो कि एलएसी पर स्थित है, जहां पर भारत और चाइना के बीच में संघर्ष बहुत बड़े लेवल पर था और जो फेस ऑफ था वो बहुत ही ज्यादा चरम तक पहुंच चुका था, यहाँ पर डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया जो है वो 90% तक पूरी हो चुकी है और अगले 1-2 दिनों में हमें 100% का रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। जो आज से पहले 75% तक की बात किया करते थे डॉक्टर जयशंकर, देखिए वो अब 90% तक पहुंच चुका है और 100% तक पहुंचने वाला है। इसके अलावा दोस्तों देखिए चाइना को वापस भेजना वाकई में बहुत दुर्लभ था। आज तक चाइना वाकई में कहीं से भी वापस नहीं गया, इसी तरह की चीज हम लोग मानते थे। भाई देखने के लिए मिल रहा है शिनजियांग प्रांत उसने हड़प रखा है, उसने मंगोलिया की बहुत सारी जमीन हड़प रखी है, इवन 1962 में उसने भारत के सियाचिन वगैरह को हड़प रखा है, तिब्बत भी उसने पूरा का पूरा ऑक्यूपाई कर रखा है। तो जहां पर भी वो आगे बढ़ा वो एक्चुअली पीछे नहीं गया। लेकिन भारत के केस में देखने के लिए ये मिला कि इस बार जब वो आगे बढ़ा, वर्ष 2020 की बात है एक्चुअली, तब भी उसे 4 सालों के बाद पीछे हटना पड़ रहा है। और जब पहले वो डोकलाम में आगे बढ़ा था उस समय भी उसे वापस हटना पड़ा था। तो अल्टीमेटली भारत इस तरह से पहला ऐसा देश देखने के लिए मिलता है जो कि चाइना को 2 बार आगे बढ़ने के बाद वापस भेजने के लिए बाध्य कर देता है। लेकिन दोस्तों इसी तरह की एक प्रक्रिया वियतनाम द्वारा भी की गई थी। जी हाँ, यहाँ पर हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि भारत ने कोई छोटा मोटा काम किया है, लेकिन वियतनाम जो कि एक छोटा सा देश है उसके बारे में भी आपको शॉर्ट में जानने की इस समय आवश्यकता है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि वियतनाम जो कि बहुत ही छोटा सा देश है और चाइना की तरह कम्युनिस्ट ही है, उसने पहले अपनी स्वतंत्रता के लिए फ्रांस से युद्ध किया, इसके बाद में उसने अमेरिका से युद्ध किया। अमेरिका और वियतनाम के युद्ध के बारे में आपको पता है, वो लगभग 10 सालों तक चला था। वो युद्ध बिल्कुल वैसे ही था जैसा इस समय रशिया और यूक्रेन के बीच में हो रहा है या फिर सोवियत यूनियन और अफगानिस्तान के बीच में हुआ था। 10 सालों तक भयानक युद्ध चला, अमेरिका जीत नहीं पाया लेकिन वियतनाम भी नहीं हारा, लेकिन वियतनाम बुरी तरह से तबाह हो चुका था। इसी बात का फायदा उठाते हुए 1979 में, एक्चुअली 17 फरवरी 1979 में चाइना द्वारा वियतनाम के ऊपर धावा बोल दिया जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि वैसे तो चाइना ने हिस्टोरिकली कई सारे युद्ध लड़े हैं और हारे हैं। एकमात्र युद्ध उसने 1962 में भारत के खिलाफ ही जीता और वो भी दुर्भाग्य से हमारी ही गलतियों की वजह से जीता था। अगर हम लोग एयरफोर्स का इस्तेमाल कर लेते तो शायद चाइना युद्ध नहीं जीत पाता। चाइना द्वारा भारत के खिलाफ युद्ध जीतने के बाद में काफी ज्यादा उत्साह था और इन सब का फायदा उठाने के लिए 1979 में वो वियतनाम के ऊपर धावा बोल देता है। लेकिन सोचिए 10 सालों से जो वियतनाम लगातार अमेरिका के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था, उसने इस तरह से मुकाबला किया चाइना का कि 16 मार्च 1979 में ही चाइना को अपने देश से खदेड़ दिया और 1 इंच जगह उसे नहीं कब्जाने दी। अदरवाइज मैं आपको बता दूं कि चाइना द्वारा रशिया से भी युद्ध किया गया था और ये युद्ध लड़ा गया था 1969 में। तो वैसे ये युद्ध कोई बहुत बड़े स्केल पर तो नहीं हुआ था, लेकिन चाइना को तगड़ा सबक सिखाना चाहता था आज का रशिया और तब का सोवियत यूनियन। और यहाँ तक कि उन्होंने प्लानिंग कर ली थी कि क्यों ना चाइना के ऊपर सीधे न्यूक्लियर अटैक कर दिया जाए। जी हाँ, लेकिन इन सब के बावजूद मैं आपको बता दूं कि ये युद्ध समाप्त तो हुआ, लेकिन समाप्त होते होते रशिया की बहुत सारी जमीन
चाइना ने एक्चुअली हड़प ली थी। वैसे मैं आपको इन दोनों ही युद्ध से संबंधित बहुत ही अच्छी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूं। मेरे मित्र का चैनल है, आप लोग जरूर देखिएगा, मजा आ जाएगा। मैंने भी इस तरह की वीडियोस एक्चुअली बनाए थे, काफी थ्रिलर भी थे, लेकिन कुछ कारणवश मुझे डिलीट करना पड़े। तो यहाँ पर आप अंदाजा लगाइए कि जब रशिया के साथ चाइना का युद्ध हुआ, जमीनें कब्जा ली गई, उन्हें आज तक वापस नहीं की। इवन रशिया की वो सारी जमीनें भी जिन्हें अभी तक नहीं कब्जाई है, व्लादिवोस्तोक को मैं कोट करना चाहूंगा, उसे अभी भी हथियाने की बात चाइना करता है। तो केवल रशिया के समझा देने मात्र से चाइना भारत के साथ डिसएंगेजमेंट कर रहा है, ये कहना सही तो नहीं है। इसके पीछे टोटल क्रेडिट जाता है भारत की अच्छी डिप्लोमेसी और साथ ही भारतीय सेना का शौर्य। जी हाँ, देखिए 15 जून की रात को जब गलवान वैली में क्लैश हुआ था, उस समय हम सभी लोग जानते हैं कि भारत बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं था और इस क्लैश के दौरान भारतीय सेना को काफी नुकसान उठाना पड़ा। हमारे 20 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन आप थोड़ा सा सोचकर देखिए कि प्रिपरेशन न होने के बावजूद हम लोगों ने चाइना को लगभग 2 गुना डेंट पहुंचाया। और जिस तरह की चीजें बाद में निकलकर सामने आई, खुद रशिया द्वारा भी बताया गया कि ये आंकड़ा भारी भरकम था और भारत के आंकड़े से काफी ज्यादा था। ऑलमोस्ट 40 के ऊपर हम लोगों ने चाइना के सैनिकों को मार गिराया। तो यहाँ पर चाइना ने भारत की ताकत देख ली। इसके बाद एक क्लैश और हुआ था, थोड़ा छोटे स्केल का हुआ था, लेकिन उस क्लैश में भी चाइना को पीछे धकेलने के लिए हम लोगों ने बाध्य कर दिया था। और ये क्लैश तब हुआ था जब चाइना की तरफ से घुसपैठ करने की कोशिश की गई थी और इसकी सारी इंटेलिजेंस हमें अमेरिका द्वारा दी गई थी। आप सभी को याद होगा वो इंसिडेंस, ये अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में कहीं पर हुआ था। और इससे भी बड़ी बात ये कि चाइना के अब तक बताया जाता है कि 500 सोल्जर्स मौसम का सामना नहीं कर पाए और वो मारे जा चुके हैं। यानी बिना युद्ध लड़े चाइना को इतनी कैजुअलिटी हो गई जिसकी भरपाई करना आसान बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और अगर भारत की बात की जाए तो हम लोग भारतीय सोल्जर्स को देखते ही हैं, -40 टेम्परेचर में वॉलीबॉल खेलना, फुटबॉल वगैरह खेलना, ये आम सी बात दिखाई देती है। इसके अलावा भी वो देख चुका है कि हम लोग कई सारे आर्थिक प्रतिबंध चाइना के ऊपर लगा चुके हैं, तो इससे चाइना को काफी नुकसान हो रहा था। चाइना दुनिया भर में एक विलन के तौर पर उभरा और अलग थलग सा पड़ते जा रहा था। चाइना भी बिल्कुल भारत की तरह युद्ध इस समय अफोर्ड नहीं करता। भारत के पास तो 2 ही फ्रंट खुले हुए हैं। अगर चाइना की स्थिति देखी जाए तो कई सारे फ्रंट उसके सामने ऑलरेडी खुले हुए हैं। इवन अमेरिका तो चाहता है कि भारत चाइना आपस में भयंकर युद्ध करे, जिससे कि भारत और चाइना दोनों ही कमजोर पड़ जाएं। उसके बाद इन दोनों देशों का दुरुपयोग अमेरिका लपक के करे। इवन अमेरिका की जो सुपर पावर वाली सीट है वो अगले 50-60 सालों तक और सिक्योर हो जाएगी। इस बात का प्रबंध हो जाएगा अगर भारत चीन के बीच में कोई युद्ध होता है तो ये सारी चीजें भी चाइना द्वारा नोटिस की गई होंगी। लेकिन इसके अलावा जो सबसे बड़ा कांड हुआ था वो हुआ था 29 अगस्त 2020 के दिन। जी हाँ, दरअसल चाइना आगे बढ़ा। जो बफर जोन था जहां पर ना तो चाइना जा सकता था ना ही भारत जा सकता था, या अगर कुछ बफर जोन में दोनों सेनाएं जाती भी थी तो केवल पेट्रोलिंग के लिए जाती थी। लेकिन यहाँ पर जब चाइना आकर बैठ जाता है, वापस जाने से इनकार कर देता है, किसी तरह का कोई नेगोशिएशन और बातचीत तक करना पसंद नहीं करता, उस समय भारत की सेना द्वारा शौर्य दिखाया गया और भारत की राजनीति द्वारा अपनी कूटनीति दिखाई गई। आप सभी जानते होंगे स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के बारे में। ये भारत की एक बहुत ही विख्यात फोर्स मानी जाती है और ये भारत के साथ साथ दुनिया के किसी भी एरिया में सफल ऑपरेशन करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। इवन इस फोर्स के बारे में ज्यादा कोई जानकारी तो पब्लिक डोमेन में भी मौजूद नहीं है, काफी ज्यादा सीक्रेटली ये ऑपरेट करती है। तो इन्होंने 29 अगस्त 2020 को एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया जिसके तहत लद्दाख वाले इलाके में कैलाश रेंज को पूरी तरह से ऑक्यूपाई कर लिया। एक्चुअली ये हिस्सा भी भारत का ही है जो कि 1962 में चाइना द्वारा कब्जा लिया गया था, उसी का एक टुकड़ा है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि कैलाश मानसरोवर तक का पूरा हिस्सा भारत ने वापस ले लिया था एक ही ऑपरेशन में और चाइना इसे बिल्कुल भी रोक नहीं पाया था। यानी भारत ने दादागिरी दिखाते हुए उस पूरे हिस्से को अपने नाम कर लिया था और अपने झंडे लहरा दिए थे। साथ ही यहाँ पर पहुंचने के बाद हमारी फोर्सेस को एक एडवांटेज भी मिलने लगा, क्योंकि इसके बाद हम लोग एक ऊंचाई वाले स्थान पर पहुंच चुके थे और चाइना वहां से नीचाई वाले इलाके में था। बताया जाता है कि इसी ऑपरेशन के दौरान रेजांगला और रेचिंगला, इन दोनों स्ट्रैटेजिक महत्वपूर्ण लोकेशंस के ऊपर भारतीय सेना का वापस से कब्जा हो, हमारा लक्ष्य था और इस लक्ष्य को फाइनली हासिल कर लिया गया। अब दोस्तों, जैसे ये घटनाक्रम होता है उसके बाद चाइना काफी ज्यादा व्याकुल हो जाता है। वो समझ ही नहीं पाता है कि एक्चुअली हुआ क्या है।
उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वो भारत जो कि बॉर्डर वाले इलाके में एक रेगुलेशन लाकर प्रॉपर किसी तरह का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं बनाता। हमारी पूर्व सरकारों के बारे में आपको पता होगा, वो एलएसी वाले इलाके में किसी भी तरह के सड़क वगैरह या पुल निर्माण नहीं करते थे। उन्हें ये डर था कि चाइना इसी का इस्तेमाल करके भारत के अंदर घुस आएगा। तो भला वो भारत रातों रात 2014 के बाद इतना ताकतवर कैसे हो गया कि वो सीधे कैलाश रेंज के ऊपर आकर बैठ गया। उस दिन चाइना को पता चला कि एक्चुअली ये वर्ष 2020 वाला भारत है, वर्ष 1962 वाला नहीं। और इन सब चीजों के बाद चाइना द्वारा नेगोशिएशन टेबल पर वापस आया गया। उसके बाद भारत और चाइना के बीच में कई राउंड की बातचीत हुई और आज जो मैंने आपको बताया कि 90% तक डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तो ये इसी का नतीजा है। हालांकि यहाँ पर दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि बाकी चीजों को नॉर्मल करने के लिए भारत को ये कब्जाई गई कैलाश रेंज को वापस चाइना को देनी पड़ी और वहां से वापस आना पड़ा। तो ये एक दुर्भाग्य तो बना हुआ है डेफिनेटली, लेकिन हमने ये चाइना को बता दिया कि देखिए वो सारे इलाके तो आप छोड़ दीजिए जो कि आपने आज कब्जाए हैं, हम उन इलाकों को भी वापस बड़ी आसानी से कब्जा सकते हैं जिनके ऊपर आप 1962 से कब्जा करके बैठे हैं। हमारे धैर्य की परीक्षा ना लीजिएगा। तो इन सारी चीजों का मिला जुला कर एक असर हुआ चाइना के ऊपर और उसके बाद चाइना द्वारा ये निर्णय लिया गया कि भारत के साथ और ज्यादा लंबे समय तक फेस ऑफ ना किया जाए और डिसएंगेजमेंट कर लिया जाए। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी।